नमस्कार। आज हम 7वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक मल्हार के पाठ 8 बिरजू महाराज से साक्षात्कार को पढ़ेंगे। इस पाठ में बच्चे जो हैं बिरजू महाराज जी से साक्षात्कार करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, अर्थात उनका इंटरव्यू लेते हैं। ठीक है। और बिरजू महाराज जी का पूरा नाम क्या है? ब्रिज मोहन मिश्रा हैं और वो एक प्रसिद्ध भारतीय कथक नर्तक हैं, संगीतकार और गायक भी हैं। तो आइए इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कथक की जब भी बात होती है तो हमारे मस्तिष्क में एक नाम अवश्य आता है। मस्तिष्क यानी कि हमारे दिमाग में बिरजू महाराज। किसका नाम? बिरजू महाराज का। कथक की कला उन्हें विरासत में मिली थी। भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बिरजू महाराज का स्मरण उनकी मनमोहक प्रस्तुतियों के लिए किया जाता है। जो कथक की जो कला है वो उन्हें विरासत में मिली थी, यानी कि उनके पिता, उनके दादा परदादा वो भी कथक नर्तक थे। ठीक है। और भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बिरजू महाराज को याद किया जाता है। किस लिए? उनके मनमोहक यानी मन को मोह लेने वाली प्रस्तुतियों के लिए। ठीक है। बिरजू महाराज का जीवन शास्त्रीय संगीत के रागों के समान ही उतार चढ़ाव भरा रहा था। अपने जीवन में प्राप्त सफलताओं के लिए उन्होंने कठिन साधना की थी। कि उन्होंने अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कठिन साधना की, बहुत ही मेहनत की। आइए आज हम पद्म विभूषण श्री बिरजू महाराज से मिलें। इनसे हमारा परिचय करवा रहे हैं आपके जैसे ही कुछ बच्चे, यानी कि इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ये है बिरजू महाराज जी का चित्र। तो सबसे पहले श्रेया प्रश्न करती है। ठीक है। श्रेया, सुना है कि आपका बचपन संघर्षों से भरा हुआ था। अपने बचपन के बारे में कुछ बताएंगे? श्रेया कहती है कि सुना है आपका बचपन जो है वो संघर्षों से भरा हुआ है, यानी कि उन्होंने अपने जीवन में बचपन में बहुत ही संघर्ष किया है, स्ट्रगल किया है। तो अपने बचपन के बारे में बताएंगे। तो बिरजू महाराज कहते हैं, एक जमाना था जब हम लोग छोटे नवाब कहलाते थे। कि एक समय ऐसा था जब हमें लोग क्या कहते थे? छोटे नवाब। हवेली के दरवाजे पर 8-8 सिपाहियों का पहरा होता था। मेरे बाबूजी के देहांत के बाद आर्थिक परेशानियां बढ़ने लगी। लेकिन जब उनके पिताजी का देहांत हो गया, मृत्यु हो गई, तो उन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। ठीक है। जिन डिब्बों में कभी 3-4 लाख की कीमत के हार हुआ करते थे वे अब खाली पड़े थे। कि उनके पिताजी के देहांत से पहले वो बहुत ही धनी थे। ठीक है। उन्हें लोग छोटे नवाब कहते थे और उनकी हवेली के जो दरवाजे हैं उस पर 8-8 सिपाही जो हैं वो पहरा देते थे, रखवाली करते थे। लेकिन उनके पिता के देहांत के बाद उन्हें बहुत ही आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। और जिन डिब्बों में कभी 3-4 लाख के कीमती हार हुआ करते थे, यानी कि बहुत ही उनके पास धन दौलत पैसा हुआ करता था, अब उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है। जीवन में उतार चढ़ाव तो होता ही है, यानी कि सुख दुख तो लगा ही रहता है। कभी व्यक्ति सुखी होता है तो कभी दुखी होता है। ठीक है। तो ये सब तो जीवन में चलता ही रहता है। सब समय का चक्र है। संघर्षों के दौर में मेरी सबसे बड़ी सहयोगी मेरी माँ थी। कि उनके जीवन में जब वो स्ट्रगल कर रहे थे तो उनका सबसे बड़ी सहयोगी यानी उनका साथ किसने दिया? उनकी माँ ने। कभी कर्ज लेते थे तो कभी पुरानी जरी की साड़ियां जलाकर उनके सोने चांदी के तार बेचते थे। यानी कि पैसे उधार लेते थे, कर्ज लेते थे, या जो पुरानी जरी की साड़ियां हैं उन्हें जलाकर उनके जो सोने चांदी के तार थे उन्हें बेचते थे और गुजारा करते थे। नृत्य के कार्यक्रमों से भी कभी कभी पैसा आ जाता था। यानी कि जो भी वो कार्यक्रम, नृत्य से संबंधित कार्यक्रम करते थे उनसे भी थोड़ा बहुत पैसा आ जाता था।
दिन में खाना खाते थे तो रात को कई बार नहीं भी खाते थे। अम्मा बार-बार यही कहा करती थी, खाने को भले ही चना मिले या कुछ भी ना मिले, पर अभ्यास ज़रूर करो। उनकी माँ का क्या कहना था कि चाहे खाने को कुछ मिले या ना मिले, लेकिन तुम्हारा अभ्यास जो है वो नहीं छूटना चाहिए, तुम्हें रोज़ अभ्यास करना चाहिए। फिर तनुश्री प्रश्न पूछती है, आपने कथक किससे सीखा? फिर बिरजू महाराज उत्तर देते हैं, मेरे गुरु थे मेरे पिता अच्छन महाराज। उनके पिता का क्या नाम था? अच्छन महाराज। और चाचा शंभू महाराज और लच्छू महाराज। चाचा कौन थे उनके? शंभू महाराज और लच्छू महाराज। घर में चूंकि कथक का माहौल था, कि उनके घर में कथक का माहौल था, यानी उनके पिता चाचा कथक जानते थे, ठीक है। अतः औपचारिक प्रशिक्षण शुरू होने से पहले ही मैं देख देख कर कथक सीख गया था। यानी कि जैसे हम औपचारिक प्रशिक्षण क्या होता है, जैसे हम बाहर जाकर विद्यालय जाकर कुछ भी, मतलब अगर हमें कोई काम सीखना है, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको डांस सीखना है तो आप डांस क्लास में जाएंगे, ठीक है, तो वो होता है औपचारिक प्रशिक्षण, ठीक है। और अनौपचारिक होता है कि आप घर में रहकर ही सीख रहे हैं अपने परिवार वालों से, अपने जानने वालों से, ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि जब वो बाहर जाने से पहले ही, यानी कि बाहर नृत्य कथक सीखने से पहले ही उन्होंने घर में ही अपने चाचा पापा को देख देख कर कथक सीख लिया था और नवाब के दरबार में नाचने भी लगा था। कथक की तालीम शुरू करते समय, यानी कथक की तालीम यानी कि कथक की शिक्षा शुरू करते समय गुरु शिष्यों को गंडा यानी कि ताबीज बांधते हैं। गंडा का अर्थ क्या है? ताबीज। और शिष्य गुरु को भेंट देता है, उपहार देता है। जब मेरी तालीम शुरू होने की बात आई तो बाबूजी ने कहा, भेंट मिलने पर ही गंडा बांधूंगा, कि जब मुझे भेंट मिलेगी तभी मैं गंडा बांधूंगा। इस पर अम्मा ने मेरे 2 कार्यक्रमों की कमाई बाबूजी को भेंट के रूप में दे दी। गंडा गुरु और शिष्य के बीच पवित्र रिश्ता होता है। मैंने अब इस रस्म को उल्टा कर दिया है। कई वर्षों तक नृत्य सिखाने के बाद जब देखता हूँ कि शिष्य में सच्ची लगन है, तभी गंडा बांधता हूँ, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया? बिरजू महाराज ने इस रस्म को उल्टा कर दिया। अब वो क्या करते हैं? पहले गंडा नहीं बांधते, अब वो पहले देखते हैं कि बच्चे ने कितना नृत्य सीख लिया है, उसकी उसकी लगन कितनी है, ठीक है, तभी वो गंडा बांधते थे। फिर तनुश्री पूछती है, क्या पढ़ाई या दूसरे कामों के साथ साथ संगीत और नृत्य जारी रखना संभव है? फिर बिरजू महाराज क्या कहते हैं, यह तो अपने सामर्थ्य पर निर्भर करता है। मेरी शिष्या शोभना नारायण IAS अफसर है और अच्छी नर्तकी भी। क्या प्रश्न पूछा गया है कि क्या हम पढ़ाई के साथ साथ दूसरे कामों के साथ साथ संगीत और नृत्य को भी जारी रख सकते हैं? तो बिरजू महाराज क्या कहते हैं, ये तो अपने सामर्थ्य पर निर्भर करता है, यानी कि आप में कितनी क्षमता है कि आप 2 काम एक साथ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। फिर उन्होंने उदाहरण किसका दिया? अपनी एक शिष्या का, शोभना नारायण का, जो IAS अफसर भी है और अच्छी नर्तकी भी। मैं नृत्य के साथ साथ बजाता और गाता भी हूँ। इसके अतिरिक्त नृत्य नाटिकाएं और उनके लिए संगीत भी तैयार करता हूँ। मैंने जब नौकरी शुरू की तो मेरे चाचा ने कहा, तुम नौकरी में बट जाओगे, तुम्हारे अंदर का नर्तक पूरी तरह पनप नहीं पाएगा। कि जब बिरजू महाराज ने नौकरी करना शुरू किया तो उनके चाचा ने क्या कहा कि अगर तुम नौकरी करोगे तो फिर तुम नौकरी करते रह जाओगे, फिर तुम्हारा जो टैलेंट है, नृत्य का जो तुम्हारे अंदर जो टैलेंट है वो पूरी तरह से बाहर नहीं आ पाएगा। पर मैंने दृढ़ निश्चय किया था कि महाराज बनना है तो उसके लिए मेहनत भी करनी होगी। लेकिन उन्होंने क्या निश्चय किया? पक्का संकल्प लिया कि अगर महाराज बनना है तो उसके लिए मेहनत भी करनी होगी। फिर मानिक प्रश्न पूछता है, कथक की शुरुआत कब हुई? बिरजू महाराज उत्तर देते हैं,
कथक की परंपरा बहुत पुरानी है। महाभारत के आदि पर्व और रामायण में इसकी चर्चा मिलती है। पहले कथक रोचक और अनौपचारिक रूप से कथा कहने का ढंग होता था। तब यह मंदिरों तक ही सीमित था। ये कथक को केवल मंदिरों तक ही सीमित रखा गया था। हमारे लखनऊ घराने के लोग मूलतः बनारस इलाहाबाद के बीच हरिया गांव के रहने वाले थे। वहाँ 989 कथिकों के घर हुआ करते थे। कथिकों का एक तालाब अभी भी है। गांव में एक बैरगिया नाला है जिसके साथ यह कहानी जुड़ी हुई है। एक बार 9 कथिक नाले के पास से गुजर रहे थे। 9 कथिक यानी जो कथक नृत्य में निपुण थे। तो वो कहाँ से? नाले के पास से गुजर रहे थे कि 3 डाकू वहां आ पहुंचे। कुछ कथिक डर गए, किंतु उन कथिकों की कला में इतना दम था कि डाकू सब कुछ भूलकर उन कथिकों के कथक में मगन हो गए। कि कुछ कथिक तो उन डाकुओं से डर गए, लेकिन जो कथिक थे उनकी कला में इतना दम था कि डाकू सब कुछ भूलकर उनके कथक में मगन हो गए, सब कुछ भूल गए। तब से यह पद लोगों में प्रचलित हो गया। बैरगिया नाला जुल्लम जोर, 9 कथिक नचावे 3 चोर, जब तबला बोले धिन धिन, तब एक एक पर 3 3। लखनऊ घराने के बाद जयपुर घराने और फिर बनारस घराने का विकास हुआ। लखनऊ घराने के बाद जयपुर घराने का और उसके बाद बनारस घराने का विकास हुआ। इसके अलावा रायगढ़ के महाराज चक्रधर की भी अपनी अलग शैली थी। फिर श्रेया प्रश्न पूछती है, क्या नृत्य सीखने के लिए संगीत जानना जरूरी होता है? फिर बिरजू महाराज जी क्या कहते हैं? गाना बजाना और नाचना ये तीनों संगीत का हिस्सा है। संगीत में लय होती है, उसका ज्ञान आवश्यक है। नृत्य में शरीर, ध्यान और तपस्या का साधन होता है। नृत्य करना एक तरह से अदृश्य शक्ति को निमंत्रण देता है। अदृश्य यानी कि जो दिखाई ना दे। कृष्ण मेरे अंदर समाओ और नाचो। नृत्य ही नहीं, हमारी हर गतिविधि में लय होती है। घसियारा घास को हाथ से पकड़कर उस पर हंसिया मारता है और फिर घास हटाता है। घसियारा यानी कि घास, जो घास लेने जाता है घसियारा, ठीक है। तो वो घास को हाथ से पकड़कर उस पर हंसिया मारता है। हंसिया क्या है? एक तरह का औजार है जिससे घास को साफ किया जाता है और फिर घास को हटाता है। मारने और हटाने की इस लय में जरा भी गड़बड़ी हुई नहीं कि उसका हाथ गया। लय हर काम में, नृत्य में, जीवन में संतुलन बनाए रखती है। लय एक तरह का आवरण है जो नृत्य को सुंदरता प्रदान करती है। अगर नर्तक को सुर ताल की समझ है तो वह जान पाएगा कि यह लहरा ठीक नहीं है। इसके माध्यम से नृत्य अंगों में प्रवेश नहीं करेगा। तो कहने का अर्थ यही है कि नृत्य सीखने के लिए संगीत आना भी जरूरी है, संगीत जानना भी जरूरी है। फिर तनुश्री प्रश्न पूछती है, आपने कथक में कई नई चीजें भी जोड़ी हैं ना? फिर बिरजू महाराज कहते हैं, कथक की पुरानी परंपरा को तो कायम रखा है, हाँ उसके प्रस्तुतिकरण में बदलाव किए हैं। प्रस्तुतिकरण यानी कि उसके प्रेजेंटेशन में, ठीक है। हमने गौर किया कि हमारे चाचा लोग और बाबूजी नाचते तो खूबसूरत थे ही, उनके खड़े होने का अंदाज भी निराला होता था। कि उनका क्या कहना था कि उनके जो चाचा लोग हैं और उनके जो पिताजी हैं वो नाचते तो बहुत ही अच्छा थे, उसके साथ साथ उनके जो खड़े होने का अंदाज था वो भी बहुत ही निराला था, बहुत ही अलग था। हमने उन भाव भंगिमाओं को भी कथक में शामिल कर लिया कि उनका जो भी अंदाज था उसे भी हमने कथक में शामिल किया। चाचा लोग और बाबूजी हमारे लिए ब्रह्म, विष्णु, महेश थे, ठीक है। कि उनके चाचा लोग और पिताजी उनके लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश थे, यानी कि देवता के समान थे। हमने तीनों की शिक्षा को इकट्ठा करके एक नया रूप तैयार किया। इसी प्रकार
टैगोर, त्यागराज आदि कई आधुनिक कवियों की रचनाओं को लेकर भी कथक रचनाएं तैयार की। फिर तनुश्री प्रश्न पूछती हैं, पर ये लोग तो अलग अलग भाषाओं के कवि थे बिरजू महाराज। भाषाएं अलग अलग होती हैं पर इंसान तो सब जगह एक से होते हैं। फ्रांस में एक दर्शक ने कहा, मैं नहीं जानता कि यशोदा कौन है। मैंने उन्हें बताया कि इस धरती पर सब माएँ यशोदा हैं, कि इस धरती पर जितनी भी माएँ हैं वो सभी क्या हैं, यशोदा हैं, और सब नन्हे बच्चे कृष्ण हैं। बच्चे की जिद, रोना, उठना, बैठना सब जगह एक जैसा होता है। धीरे धीरे हमें अलग अलग भाषा, संस्कार और तौर तरीके मिलते हैं। चाहे नृत्य हो या कुछ और, परंपरा एक वृक्ष के समान होती है। कि चाहे नृत्य हो, नाच हो या कोई भी और चीज हो, लेकिन जो परंपरा होती है, उसकी प्रथा होती है, प्रणाली होती है, वो क्या होती है, वृक्ष के समान होती है, एक पेड़ के समान। ठीक है, जो सबको एक जैसी छाया और आश्रय देती है। उसके नीचे बैठने वाले अलग अलग स्वभाव के होते हैं। वृक्ष से लिए बीज को बोएं तो समय आने पर ही एक और वृक्ष फलेगा। वह नया वृक्ष कैसा होगा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि उसे कैसी हवा, पानी और खाद मिला है। कहने का अर्थ क्या है यहाँ पर, कि जो एक अच्छा नर्तक होता है, ठीक है, अगर वो अपने शिष्य को अच्छी शिक्षा देता है, ठीक है, उसे हर चीज का ज्ञान देता है, अच्छी शिक्षा देता है, तभी वो आगे चलकर अच्छा नर्तक बन पाएगा। फिर मानिक प्रश्न पूछता है, आपने जब सीखना शुरू किया था तब से अब तक कथक की दुनिया में क्या क्या बदलाव आए हैं? बिरजू महाराज, पहले मंच नहीं होते थे, फर्श पर चांदनी, चांदनी क्या है, बिछाने की बड़ी सफेद चादर बिछी होती थी जिस पर कथक होता था। यानी कि पहले स्टेज नहीं होते थे, फर्श पर ही चादर बिछा दी जाती थी, ठीक है, और उसी पर कथक होता था और दर्शक चारों ओर बैठते थे। श्रृंगार के लिए चंदन लेप और होंठ रंगने के लिए पान होता था। श्रृंगार के लिए क्या होता था, चंदन लेप, चंदन का फेस पैक होता था, और होंठ को रंगने के लिए पान होता था, पान से लाल रंग आ जाता था। ठीक है, पहले नर्तक कथा के दृश्यों का ऐसा विस्तृत वर्णन करते थे कि दर्शक के सामने पूरा दृश्य खींच जाता था। कि जो पहले नर्तक थे वो कथा यानी कहानी के दृश्यों का ऐसा विस्तृत वर्णन करते थे कि दर्शक के सामने, देखने वालों के सामने पूरा दृश्य जो है खींच जाता था। कि कैसे गोपियों ने घड़ा उठाया, धीमी चाल से पनघट की ओर चली, पीछे से कृष्ण चुपचाप आए, कंकड़ उठाया और दे मारा। अब सिर्फ पनघट की गत देखो कहकर बाकी दर्शक की कल्पना पर छोड़ दिया जाता है। कहने का अर्थ है कि कथक की दुनिया में अब काफी बदलाव आ गए हैं। फिर श्रेया कहती है, आपने गाना बजाना और नाचना कब शुरू किया? बिरजू महाराज, बहुत छुटपन से ही तबला पीटना शुरू कर दिया था। चाचा ने कहा लड़के के हाथ में लय है, उनके चाचा ने पहचान लिया कि इनके हाथ में लय है। 5 साल का होते होते हारमोनियम पर लहरा बजाने लगा। सबको खुश करने के लिए फिल्मी गाने भी खूब गाता था। एक बार सबकी फरमाइश पर सुरैया के एक गाने पर देर तक नाचा। बहनों ने बड़े शौक से बिंदी चुन्नी से सजा दिया था। तब तक चाचा आ गए, बस डर के मारे तुरंत सब कुछ उतार फेंका और छिप गया। कहने का अर्थ है कि बचपन से ही उन्हें नाचना, गाना और बजाना अच्छा लगता था। फिर मानिक कहता है, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य में क्या अंतर है? बिरजू महाराज कहते हैं, लोक नृत्य सामूहिक होता है, समूह में होता है, ग्रुप्स में होता है, ठीक है, और दिन भर की मेहनत के बाद लोग थकान दूर करने और मनोरंजन के लिए इकट्ठा मिलकर नाचते हैं। लोक नृत्य में क्या होता है कि लोग जो हैं अपनी दिन भर की थकान को दूर करने के लिए और अपने मनोरंजन के लिए इकट्ठे होकर नाचते हैं। लेकिन दूसरी ओर शास्त्रीय नृत्य में एक नर्तक अकेला ही काफी होता है। शास्त्रीय नृत्य में एक अकेला नर्तक ही काफी होता है। लोक नृत्य नाचने वालों के
अपने मन बहलाव और संतुष्टि के लिए होता है। लोक नृत्य किसके लिए होता है? लोगों के अपने मनोरंजन के लिए, अपने मन को बहलाने के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए। जबकि शास्त्रीय नृत्य दर्शकों के लिए होता है, देखने वालों के लिए, ऑडियंस के लिए। शुरू में कथावाचक भी लोक नर्तक हुआ करता था। धीरे धीरे जब उसकी खास शैली व रूप निश्चित होता गया तो वह शास्त्रीय नृत्य हो गया। फिर श्रेया पूछती है, इस समय भारत में शास्त्रीय नृत्य की क्या स्थिति है, क्या कंडीशन है? बिरजू महाराज, कुछ वर्ष पहले तक स्थिति दयनीय थी, यानी कि स्थिति कुछ समय पहले, कुछ वर्ष पहले अच्छी नहीं थी। अब इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है, लेकिन अब लोग जो है शास्त्रीय नृत्य को पसंद कर रहे हैं। पर शोर वाले संगीत नृत्य का भी खूब प्रचलन है, लेकिन जो शोर शराबे वाले संगीत और नृत्य होते हैं वो भी काफी लोकप्रिय हो रहे हैं। मैं सबसे यही कहता हूँ, वह संगीत सुनो देखो, लेकिन अपनी परंपरा की गहराई को भी समझो, अनुभव करो। तनुश्री कहती है, कर्नाटक और हिंदुस्तानी शैली के संगीत की तरह क्या दक्षिण और उत्तर के नृत्य में भी अंतर है? फिर बिरजू महाराज कहते हैं, कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनीअट्टम, ओडिसी, मणिपुरी ये शास्त्रीय नृत्य की प्रमुख शैलियां हैं। संगीत और गाने के ढंग का अंतर तो है ही, इसके अतिरिक्त भी हर नृत्य की अपनी लय और भाव भंगिमा है। कथक की भाव भंगिमा दैनिक जीवन से ली गई होती है और भरतनाट्यम में मूर्ति कला से। कथक की जो भाव भंगिमा यानी कि जो मन के भाव हैं वो हमारे दैनिक जीवन से ही लिए गए हैं और भरतनाट्यम मूर्ति कला से। ठीक है, भरतनाट्यम में दोनों भावों का इकट्ठा प्रयोग होता है और कथक में बारी बारी से। ओडिसी और मणिपुरी में कोमलता है, कथकली में ओज है यानी तेज है। कथक में दोनों हैं। कथक में गर्दन को हल्के से हिलाया जाता है, चिराग की लो के समान, यानी वो कथक में गर्दन को बहुत ही हल्के से हिलाया जाता है। जैसे आप ये चित्र में भी देख पा रहे हैं, ये जो है एक कथक नर्तक है। आपने कार्यक्रमों में इस तरह का कथक नृत्य अवश्य देखा होगा। इसी प्रकार उंगलियां भी बहुत धीरे से हिलाई जाती हैं, जैसे घूंघट पकड़ने में या घूंघट उठाने में। उंगलियां जरा जोर से हिली नहीं कि चाचा जी तुरंत टोकते थे, घूंघट उठा रहे हो या तंबू कि, यानी कि बहुत ही नियमों का पालन करना पड़ता था इस नृत्य को सीखने में, और जरा भी गलती होती थी तो उनके चाचा जी उन्हें तुरंत टोक देते थे। फिर मानिक प्रश्न पूछता है, खाली समय में आप क्या करते हैं? बिरजू महाराज, खाली तो होता ही नहीं हूँ, नींद में भी हाथ चलता रहता है, मशीनों में मन खूब लगता है। अगर मैं नर्तक ना होता तो शायद इंजीनियर होता, यानी कि उन्हें मशीनें ठीक करने में, मशीनों में भी रुचि थी। कोई भी मशीन या यंत्र खोलकर उसके कल पुर्जे देखने की जिज्ञासा होती थी। तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि मैं अपने ब्रीफ केस में हरदम पेचकस और दूसरे छोटे मोटे औजार रखता हूँ। कभी अपना पंखा, फ्रिज ठीक किया तो कभी और मशीनें। बेटी दामाद चित्रकार हैं। बिरजू महाराज की जो बेटी और दामाद हैं वो क्या हैं? चित्रकार हैं। उन्हें देख देखकर पेंटिंग बनाने का भी शौक हो गया है। प्राय रात 12 बजे के बाद चित्र बनाने बैठता हूँ। जब नींद से आंखें बंद होने लगती हैं तो ब्रश एक तरफ रख देता हूँ और सो जाता हूँ। पिछले 2 वर्षों में लगभग 70 चित्र बनाए हैं। कहने का अर्थ है बिरजू महाराज जो हैं वो अच्छे नर्तक तो थे ही साथ उन्हें मशीनों में भी रुचि थी। छोटा मोटा वो घर का काम भी कर लेते थे, जैसे पंखा फ्रिज अगर ठीक करना हो, और उसके साथ साथ वो पेंटिंग भी करते थे, उन्हें पेंटिंग का भी शौक था। फिर श्रेया पूछती है, अगर कोई बच्चा गाना बजाना या नृत्य सीखना चाहे पर घर के लोग ना चाहते हो तो ऐसे में क्या करना चाहिए? बिरजू महाराज उत्तर देते हैं कि आजकल के माँ बाप से मेरी विनती है यानी प्रार्थना है कि यदि बच्चे की रुचि है
कि अगर बच्चे का इंटरेस्ट है तो उसे लय के साथ खेलने दें। जैसे अन्य खेल हैं वैसे ही यह भी एक खेल है जिसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इस खेल की दुनिया में संतुलन, समय का अंदाजा व सदुपयोग बच्चे के बौद्धिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कि बच्चे के बौद्धिक विकास के लिए, बुद्धि के विकास के लिए इस खेल की दुनिया में संतुलन होना, समय का अंदाजा होना व सदुपयोग, समय का सदुपयोग जो है वो बहुत ही जरूरी है। फिर आगे तनुश्री प्रश्न पूछती है, क्या आपके परिवार में लड़कियों ने कथक नहीं सीखा? फिर बिरजू महाराज उत्तर देते हैं, मेरी बहनों को कथक नहीं सिखाया गया, पर मैंने अपनी बेटियों को खूब सिखाया। लड़कियों के पास शिक्षा या कोई ना कोई हुनर अवश्य होना चाहिए ताकि वे आत्मनिर्भर हो सके। कि लड़कियों के पास शिक्षा या कोई ना कोई हुनर, टैलेंट जरूर होना चाहिए ताकि वो भी आत्मनिर्भर बन सके, इंडिपेंडेंट बन सके। हुनर ऐसा खजाना है जिसे कोई नहीं छीन सकता और वक्त पड़ने पर काम आता है। बच्चों, तुम लोग संगीत सीखते हो? यदि नहीं तो जरूर सीखो। मन की शांति के लिए यह बहुत जरूरी है। लय हमें अनुशासन सिखाती है, संतुलन सिखाती है। नाचने, गाने और बजाने वाले एक दूसरे के साथ तालमेल बैठाकर एक नई रचना करते हैं। सुर और लय से हमें एक दूसरे का सहयोगी बनकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। कि सुर और लय से हमें एक दूसरे का सहयोगी बनकर, कि एक दूसरे का साथ देकर हम जो है अपने लक्ष्य, जो भी हमारा गोल है, उद्देश्य है, उसकी ओर आगे बढ़ते हैं और यही हमें प्रेरणा मिलती है। तो आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम इसी पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।